स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का श्री वेदांत एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूनिट 7 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए उसी के आगे शुरू करते हैं जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि 25/12/2023 से इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सेपरेट जो बैच हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रीलिम्स पे फोकस होगा जो 23 पे है, लेकिन हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि मेंस का कुछ भी पोर्शन ना छूटे। मतलब कहने के लिए ये प्रीलिम्स प्लस मेंस होगा, लेकिन हमारा फुल फोकस होगा प्रीलिम्स पर जो 23 को टारगेट होगी। मेंस के लिए एक और सेपरेट बैच होगा स्पेशली फॉर द मेंस, इसलिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर एक बार कॉल कर सकते हैं। चलिए इंफॉर्मेशन हुई क्लोज, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? यहां लैक्टोज का मतलब है दुग्ध शर्करा। तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है, याद रखेंगे आप, उसे हम लैक्टोज शर्करा कहते हैं। तो दुग्ध शर्करा को या लैक्टोज को जो एंजाइम ब्रेक करता है उसे हम निश्चित रूप में क्या बोलते हैं? लैक्टेज बोलते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। सो लैक्टेज जो है एंजाइम, ये दुग्ध शर्करा को इन दो चीजों में तोड़ देता है। पहला तो है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। और आपको पता है या नहीं पता है तो आप याद रखिएगा, गैलेक्टोज जो होती है इसे हम ब्रेन शुगर कहते हैं, मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं। और जो ग्लूकोज है उसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि गैलेक्टोज के ब्रेकडाउन से लैक्टोज के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज और गैलेक्टोज शुगर बनती हैं। ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं और गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बोलते हैं। और इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है लैक्टेज। चलते हैं आगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ आपको। लैक्टेज जो है वो इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, आंतरिक रस में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता? तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं। जैसे आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा विटामिन के बारे में। ये विटामिन के जो है ये हमारी बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, तो बड़ी आंत में जो एक पोर्शन होता है कोलोन, वहां पर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ई कोलाई। तो बड़ी आंत का ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। कुछ हद तक विटामिन के साथ में यहाँ विटामिन B6 या विटामिन B9 भी फॉर्म होते हैं। मतलब ये दो विटामिन हमारी बॉडी में ही बनते हैं। एक विटामिन डी भी है, हालांकि विटामिन डी जो है वो सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा में निर्मित होता है। याद रखेंगे विटामिन डी भी हमारी स्किन में बनता है, लेकिन हमारे बोन में स्टोर्ड होता है ना। तो अगर मैं बात करूं विटामिन ए की, तो विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं ड्रॉ होता है। हालांकि जब आप विटामिन ए से युक्त सब्सटेंस खाते हैं तो आपके लिवर में ये स्टोर्ड होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता? तो याद रखेंगे विटामिन के का उत्पादन तो होता है ना। विटामिन सी भी हमारी बॉडी में नहीं बनता है, हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो चूंकि अब इसमें ऑप्शन के चूंकि आ चुका है तो इस वजह से क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि विटामिन के का प्रोडक्शन तो हमारे बॉडी में होता है। इसलिए एमपीपीएससी जो है आयोग के जैसे इस क्वेश्चन को हटा देगी। ठीक है, चलते हैं आगे। हालांकि यहाँ उपरोक्त सभी दे रहा है
तो विटामिन के भी हमारे शरीर में नहीं बनता, इस हिसाब से तो ये होगा, लेकिन सच्चाई आपको पता है, तो याद रखेंगे, आयोग इस क्वेश्चन को हटा देगा। कौन सा खनिज है जो वृद्धि और शरीर के वजन को नियंत्रित करता है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि एक खनिज है जिसका नाम है आयोडीन, और आयोडीन खनिज जो है ये हमारे शारीरिक वृद्धि और साथ ही साथ में हमारे बॉडी मास को भी कंट्रोल करता है। और आयोडीन की मात्रा हमको नमक से मिलती है, आयोडीन युक्त नमक से मिलती है। तो जो आयोडीन युक्त नमक होता है, उस आयोडीन युक्त नमक में होगा क्या दरअसल में, ये आप जानिए कि आयोडीन युक्त नमक में सबसे पहली चीज होती है NaCl, और साथ ही साथ में Na या पोटेशियम आय, ये यदि मिल जाए नमक के साथ, तब उसे हम आयोडीन युक्त नमक या आयोडाइड सॉल्ट कहते हैं। और ये दोनों के दोनों चीजें, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों के दोनों चीजें आपको लेमिनेरिया जाति की शैवाल से मिलती हैं। और लेमिनेरिया जाति की शैवाल ब्राउन एल्गी में आती है या भूरी शैवाल में आती है। तो यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि आयोडीन का निष्कर्षण किससे होता है, तो लेमिनेरिया एल्गी से होता है, और इसी को अब केल्प के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो हमेशा याद रखेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, मतलब सारे विटामिन बी, और जो विटामिन सी होता है, ये दोनों के दोनों जो विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। और यदि ये विटामिन जल में घुलनशील हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर में जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, उसमें भी ज्यादातर क्या होता है, पानी होता है। तो जो जल में घुलनशील हैं वो यूरिन में भी सॉल्युबल होंगे, मूत्र में भी घुलनशील होंगे। और यदि यूरिन में सॉल्युबल हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। और यदि शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप में इन दोनों विटामिन का ह्यूमन बॉडी में स्टोरेज या संग्रहण जो है वो नहीं होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील विटामिनों की जो कैटेगरी आपको याद रखनी है वो बिल्कुल सिंपल सी है। अब मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी आपको। विटामिन सी तो राइट आंसर है, साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी आपको याद रखना है। और ये दोनों के दोनों विटामिन यूरिन में भी घुलनशील हैं और बॉडी से इजिली एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू यूरिनेशन। इसके बाद आता है कि रक्त की मात्रा और रक्तचाप के नियमन में कौन मदद करता है? अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रक्तचाप में मदद करता है सोडियम, है ना। लेकिन एक बात आप याद रखिए, अगर यहां पर इन ऑप्शंस में से अगर पोटेशियम दिया होता, 4 ऑप्शन में यदि पोटेशियम दिया होता, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक आंसर होता, ज्यादा रियल आंसर होता। तो चूंकि अब यहाँ पर पोटेशियम नहीं है, तो इसी वजह से हम सोडियम को ही रियल आंसर मानेंगे। चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा को देने वाले खाद्य पदार्थों का स्रोत है? तो आपको भी पता है कि हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा के सेवन से मिलती है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट के सेवन से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है 50 to 75%, और जो बची है वो एनर्जी हमको लगभग 20 to 25 एनर्जी जो रिमेनिंग है वो हमको फैट के सेवन से मिलती है। ऐसा
पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तो वैसे पौधे के समस्त हरे भागों में संपन्न होती है, लेकिन उन हरे भागों में सबसे बड़ा प्लांट सेल का सेलोगन होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड या लवक का एक प्रकार होता है। फोटोसिंथेसिस इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, याद रखेंगे। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं थाइलेक्वाइड, तो जिन्हें हम फोटोसिंथेसिस की सिंगल यूनिट कहते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो असल मायने में क्लोरोप्लास्ट में होती है वो क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड में होती है, क्योंकि n नंबर ऑफ थाइलेक्वाइड मिलकर ही बनाते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का श्वसन गृह कहते हैं, या कोशिकी श्वसन स्थल कहते हैं। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि किसी सेल में सेंटर में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, मतलब किसी भी कोशिका के केंद्र में केंद्रक द्रव होता है, और कोशिका झिल्ली मतलब जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस के बीच में जो ये द्रव दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कोशिका द्रव, इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जब ये दोनों द्रव किसी सेल के मिलते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो जो चीज बनती है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, इसी को हिंदी में हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। और जीव द्रव्य के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमको एक साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम है, कमेंट करके फटाक से बताइए आप, है ना, कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में किन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रोटोप्लाज्म भौतिक जीवन का आधार है। अगर प्रोटोप्लाज्म से जल निकाल दिया जाए जो किसी कोशिका में होता है 80%, तो फिर उस कोशिका का कभी भी वजूद नहीं हो सकता और वो सेल मानी ही नहीं जाएगी यदि सेल से वाटर को हम एलिमिनेट कर दें। किसका स्टेटमेंट है कि प्रोटोप्लाज्म फिजिकल लाइफ का बेस होता है, भौतिक जीवन का आधार होता है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पोषण की किस विधा में एक जीव दूसरे जीव के शरीर से बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करता है? तो ये तो आपने अक्सर करके सुना होगा, इसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल होती हैं, लीचेस वगैरह होती हैं, ये दूसरे की बॉडी में पहुंचती हैं और दूसरे की बॉडी में पहुंचकर उसको हार्म पहुंचाए बिना अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। तो जब कोई जीव दूसरी जाति के जीव को मारे बिना उसमें से पोषण ग्रहण करता है, तब इसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन या इसे ही हम परजीवी पोषण कहते हैं। लेकिन यदि मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो जब कोई जीव जैसे फंगस और बैक्टीरिया रॉट मटेरियल से या सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो फिर वो मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। स्वपोषण तो आपको पता है, होलियोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन के ऊपर लागू होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब शुरू किया था? मतलब फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग इंडियन गवर्नमेंट ने कब से करी थी? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जब से हमको पहले पीएम मिले थे, जैसे ही पहले पीएम हमको मिले, कब 1952 में पंडित नेहरू फर्स्ट पीएम बनकर आए। पंडित नेहरू ने सबसे पहला काम ये किया कि देश की जो पॉपुलेशन है, देश की जो जनसंख्या है, वो बड़े तेजी से बढ़ रही थी। तो बस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड प्रोग्राम को लाया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है 1952 में, जिसमें उनके द्वारा बोला जाएगा, है ना, गवर्नमेंट की नीतियों में ये बात बताई जाएगी लोगों को कि बच्चों को जितना आप कम पैदा करेंगे, बच्चे जितने घर में सीमित होंगे, उतने ज्यादा देश के रिसोर्सेस कम यूज होंगे।
और जितने देश के कम रिसोर्सेस यूज होंगे, देश उतना ज्यादा लंबा तरक्की की राह पर चल सकेगा। तो कुल मिला के ये साइंटिफिकली बातें 1952 से शुरू हो जाती हैं और पंडित नेहरू जो हैं वो फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी जब हमारे माइंड में फैमिली प्लानिंग की बात आती तो इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी याद आती है, लेकिन इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी से पहले उनके फादर इस काम को बखूबी अंजाम दे चुके थे। इंदिरा गांधी जी ने तो उसका भयावह रूप देखा, इसी वजह से उन्होंने जो आप लोगों ने सुना होगा ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी है ना, नसबंदी जो है वो लागू की थी अपने शासन के दौरान। डॉट्स संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी हो जाती है, टीबी का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की एंट्री हो जाती है, जिस वजह से उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, बंदा जरूरत से ज्यादा खांसता रहेगा, तो फिर कौन सी प्रॉब्लम होगी? याद रखेंगे, होगी टीबी। और टीबी से यदि हमको बचना है तो वयस्कों के लिए एक थेरेपी चलती है जिसे कहते हैं डॉट्स थेरेपी। और डॉट्स थेरेपी का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रेक्षित चिकित्सा। याद रखेंगे, डॉट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रेक्षित चिकित्सा। इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। और इसमें जो भी मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट को, उनको इतने महीने तक तो लेना ही लेना होता है। और डॉट्स की मेडिसिन में एक सबसे काम की मेडिसिन होती है, आपने कभी नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज वॉक्समैन ने करी थी। और इसी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को जब हम टीबी के पेशेंट को देते हैं तो 6 महीने के अंदर टीबी का पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। लेकिन शर्त एक है कि उसे रेगुलर बेसिस पर स्ट्रेप्टोमाइसिन का डोज लेना होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जननी शिशु सुरक्षा योजना का प्राथमिक घटक है? जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है, याद रखेंगे, ये कांग्रेसी गवर्नमेंट ने शुरू कराई थी। उस समय प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जननी शिशु सुरक्षा योजना को इसलिए लागू किया था ताकि जो बच्चे हैं उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और जिला अस्पताल में पहुंचने के बाद बच्चों का बर्थ हो। इसे हम कहते हैं संस्थागत प्रसव। उसके बाद उन बच्चों का जब बर्थ होगा तो वो बच्चे हेल्दी होंगे, अगर हेल्दी नहीं है तो उनका ट्रीटमेंट होगा, मतलब डिलीवरी के बाद उनकी देखभाल होगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब बच्चे का बर्थ होगा और जब बच्चा हॉस्पिटल छोड़ेगा तो एक सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र होगा बच्चे के जन्म का, जो आगे आने वाली बहुत सी घटनाओं में उसके लिए साक्षी होगा, या उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मतलब कहने का है प्रारंभिक पंजीकरण। तो जननी सुरक्षा शिशु योजना का जो मेन पर्पस है वो सभी निकल कर आते हैं। मतलब बी भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं आगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे, नेशनल रूरल मिशन को 2005 में लॉन्च किया गया था। दरअसल में कहानी ये है कि स्टार्टिंग में NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया था 2005 में। इसमें शायद डेट भी आप देख लीजिएगा, 12 अप्रैल डेट है ना? इस डेट को जरूर कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। तो इस पर्टिकुलर डेट को ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के हेल्थ पर बेहतर बेनिफिट देने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से NHM कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन आगे चल के 1 मई 2013 से, डेट आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन है, 1 मई 2013 से NHM के 2 सेगमेंट कर दिए जाते हैं ऑफिशियल रूप से। एक हो जाता है NRHM, इसका काम जो है वो रूरल एरियाज को, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को हेल्थ बेनिफिट अवेलेबल कराना है। और दूसरा जो है वो है NUHM,
अर्बन एरियाज में रह रहे गरीब लोगों को या शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी बेहतर कराना है। तो एनएचएम और एनयूएचएम जो अलग होते हैं वो इस पर्टिकुलर डेट से अलग होते हैं, 1 मई 2013 से। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 2005। याद रहेगा ये चीज। चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के कणिका सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है? मतलब सिंपल है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कहा था कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वो बहुत सारी कणिकाओं से मिलकर बनता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो उस व्यक्ति का नाम है न्यूटन। और न्यूटन ने अपने द्वारा बोली गई इस बात को एक सिद्धांत के रूप में वर्णित कर दिया। इसी को कहते हैं पार्टिकल थ्योरी। परंतु पार्टिकल थ्योरी का उस समय पे एक व्यक्ति ने विरोध किया और उस व्यक्ति का नाम है हाइगन। हाइगन ने बताया कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत गलत है, क्योंकि बहुत सारी तरंग जो हैं वो एक सीधी रेखा में चलकर प्रकाश को बनाती हैं। मतलब हाइगन का कहना है कि प्रकाश जो है वो किन से मिलकर बनता है? तरंगों से मिलकर बनता है, जैसे कि आप इमेज में देख भी रहे होंगे ब्लू कलर में। और न्यूटन का कहना था कि प्रकाश जो है वह कणिकाओं से मिलकर बनता है। लेकिन बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि न्यूटन आप भी सही हैं और हाइगन आप भी सही हैं। लोगों ने कहा दोनों सही कैसे हो सकते हैं? तो डी ब्रॉगली ने कहा कि न्यूटन आप भी गलत हैं और डी ब्रॉगली आप भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश को जब भी जरूरत पड़ती है वो तरंग के रूप में भी गमन करने लगता है, और जब उसे जरूरत पड़ती है तब वो कण के रूप में भी गमन करने लगता है। तो इस तरह से प्रकाश कण और तरंग दोनों हैं। इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की द्वैती प्रकृति। तो जल्दी से बताइए, प्रकाश की द्वैती प्रकृति देने वाले पर्सनालिटी का नेम क्या है? डी ब्रॉगली। और आगे चल के उन्होंने ये बताया कि प्रकाश तरंग है, इससे प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन घटना सत्य होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण हमको पता चलता है कि प्रकाश कण है। तो ये कुछ और इंफॉर्मेशन है जिनको आपको याद रखना है। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम मानते हैं वो मानते हैं ए को। ठीक है, कि किसने दिया कणिका सिद्धांत? आइजैक न्यूटन ने, जो ब्रिटेन के थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अक्सर करके ये बात बोली जाती है, याद रखेंगे आप, कि इन्होंने बताया था E बराबर mc²। और E बराबर mc² का मतलब मेरे को लगता है आप में से शायद कोई ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता, सापेक्षिकता सिद्धांत है। लेकिन जो सबसे काम की चीज मेरे को बतानी थी कि जर्मन व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन ने पूरी दुनिया को इस थ्योरी में ही बताया कि लाइट सबसे तेज गति से निर्वात में गमन करता है। जो आज हमको ये डाटा याद है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलता है प्रकाश, ये किसने बताई थी बात? याद रखेंगे, आइंस्टीन ने बताई थी। वैक्यूम में चलता है। लेकिन एक चीज मैं यहां एकदम क्लियर कर दूं, कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि फिजिक्स की चीज है ये, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको भी पता है कि चाल में डायरेक्शन नहीं होता है। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश का वेग कितना होता है, वेलोसिटी, तो आप बोलेंगे वेग में डायरेक्शन होता है। हालांकि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। आंसर है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। अब सुनिए स्टोरी। प्रकाश की जो चाल होती है ये सबसे पहले मैक्सवेल ने बताई थी। लेकिन प्रकाश की जो वेलोसिटी है वो सबसे पहले पूरी दुनिया को बताई थी रोमर ने। ये दो चीजें आप याद रखेंगे कि चाल को सबसे पहले किसने डिफाइन किया? मैक्सवेल ने। और वेग को किसने बताया था? रोमर ने। अक्सर करके आपने ये चीज तो सुनी होगी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है।
और दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए पृथ्वी कभी सूर्य के पास आ जाती है और कभी सूर्य से दूर चली जाती है। तो बहरहाल सबसे पहले ये बात पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की थी जोहानस कैपलर ने, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन की भांति जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। याद रखिएगा, मैंने गति के नियम नहीं बोला, गति के नियम के पहले वर्ड यूज किया ग्रहों की गति, लॉ ऑफ प्लैनेट। तो ग्रहों के गति के संदर्भ में 3 नियम दिए थे उन्होंने। उन 3 नियमों में से ही दरअसल में ये जो क्वेश्चन है ये पहले नियम के बारे में बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये बताता है कि ग्रह की कक्षाएं दीर्घवृत्त होती हैं, जिनमें सूर्य दीर्घवृत्त कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। मतलब कहने का हुआ ये कि सन हुआ सेंटर में और जो भी अदर प्लैनेट हुए वो इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यही तो है दरअसल में कैपलर के प्रथम नियम के बारे में। और कैपलर कैसा व्यक्ति है? एक जर्मन साइंटिस्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तार को खींचने में किया गया कार्य किस रूप में किया जाता है? मतलब जब आप तार को खींचते हैं तो निश्चित रूप में अणुओं और परमाणुओं के बीच में क्या होता है? धीरे 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 खिंचाव आने लगता है। तो खिंचाव आने के कारण उनके अंदर अणुओं और परमाणुओं में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने से ही एक एनर्जी बाहर आती है जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी या जिसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल है कि तार को खींचने में किया गया कार्य किस रूप में बाहर आता है। तो याद रखेंगे कि तार को जब भी हम खींचते हैं तो उसमें हमेशा हीट एनर्जी जो है वो बाहर आती है। इसके बाद इनमें से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है? यहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है कि वायुमंडल में जैसे ही लाइट एंटर करती है तो जो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है, जी हाँ, सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है बैंगनी और जामुनी, इनका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो ये दोनों सबसे ज्यादा बिखरते हैं और जब ये दोनों सबसे ज्यादा बिखरते हैं तो कलर ऐसा बनता है इन दोनों के मिलने से जैसा ब्लू। बस यही घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन, कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का बिखराव। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आप खुद देख लीजिए आकाश का नीला रंग तो होता ही होता है। इसके बाद सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना भी इसी वजह से होता है और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना भी इसी घटना की वजह से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलती बस में बैठे लोगों को बस के रुकने पर झटका लगता है। अब ये तो न्यूटन के गति के नियम से ही क्लियर हो जाता है कि इसका जो कारण है, ध्यान से सुनिएगा, वो है गति की जड़ता। गति की जड़ता कैसे होगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि चलती बस में लोगों को बस के रुकने पर झटका लगता है। मतलब जब बस चल रही होती है तो बस चलने पर जो लोग बैठे होते हैं तो उनका निचला हिस्सा चलती हुई बस के कांटेक्ट में होता है। मतलब चलती हुई बस में व्यक्ति का निचला भाग गाड़ी के साथ संपर्क में होता है, वो भी चलायमान होता है। लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो अचलायमान होता है, वो चलित नहीं होता, वो स्थिर अवस्था में होता है। और इसी वजह से जब एक्सटर्नल ब्रेक लगाया जाता है या बाह्य बल लगाया जाता है तो फिर आपको भी पता है कि बाह्य बल लगाने पर अवस्था में परिवर्तन तो होता ही है और सीधी सी बात है कि व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ आ जाता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि चलती बस में बैठे लोगों को बस के रुकने पर जो झटका लगता है वो किसकी वजह से होता है? गति के जड़त्व की वजह से। और गति का जड़त्व न्यूटन के गति के प्रथम नियम में दर्ज है ये बात। परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये बात सर जॉन डाल्टन ने बोली थी। और सर जॉन डाल्टन ने अपने एक सिद्धांत परमाणुवाद सिद्धांत में इस बात को पूरी दुनिया को बताया था सन 1808 में।
तो सन 1808 में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसको परमाणुवाद सिद्धांत बोलते हैं। और इस परमाणुवाद सिद्धांत में उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, उसे न तो नष्ट किया जा सकता न उत्पन्न किया जा सकता। मतलब परमाणु जो है वो अविनाशी है और परमाणु जो है उसका कभी भी जन्म नहीं होता है, वो अनश्वर है। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अब ध्यान से सुनेंगे। आपने फोटोग्राफी के बारे में तो अक्सर करके सुना होगा कि फोटोग्राफी में जब फोटो खींचा जाता था पुराने टाइम पे, आज से 10 साल या 20 साल पहले, तो एक कोडेक की एक फिल्म होती थी जिस पर पिक्चर क्लिक हो जाती थी। उसे कोडेक की फिल्म को हम कहते थे नेगेटिव फिल्म। और नेगेटिव फिल्म को जो फोटोग्राफर साहब हैं वो अपने साथ ले जाकर अपने घर में या जहां पर भी उनका स्टूडियो होता था वहां एक सोल्यूशन होता था जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, उसमें धुलते थे। जब भी नेगेटिव फिल्म को वो धुलते थे सिल्वर ब्रोमाइड के सोल्यूशन में तो हमेशा रेड लाइट यूज करते थे, क्योंकि रेड लाइट जो है उससे जो क्लोरीन रेज निकलती हैं वो सबसे कम प्रभावित कर पाती हैं नेगेटिव फिल्म को। और नेगेटिव फिल्म जितनी कम प्रभावित होगी उतना ही बेहतर आएगी पॉजिटिव फिल्म। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो आप देखते हैं कि आपके हाथों में जो ओरिजिनल रियल पिक्चर आ जाती हैं, जिन फोटोग्राफ्स को आप आज देखते हो अपने हाथों में, चाहे आपकी वेडिंग का एल्बम हो या आपके बर्थडे का चीजें हो या फोटोग्राफ्स हो, तो जो भी हार्ड आप देखते हैं फोटोग्राफी वो नेगेटिव फिल्म पे सोडियम, माफी चाहता हूं, सिल्वर ब्रोमाइड विलियन में दरअसल में धुलते हैं उसको, तभी वो नेगेटिव। मतलब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं कि जो नेगेटिव फिल्म होती है, नेगेटिव फिल्म को पॉजिटिव फिल्म में बदला जाता है सिल्वर ब्रोमाइड की हेल्प से। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड से भी बेहतर एक सस्पेंशन है, एक सोल्यूशन है जिसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है ये एक सोल्यूशन है, इसी को हाइपोविलियन भी कहते हैं। इसका उपयोग भी फोटोग्राफी में होता है। ये सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र थोड़ा आप देख लीजिएगा, हालांकि इसको हाइपोविलियन कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और वर्तमान समय में फोटोग्राफी में नेगेटिव फिल्म को पॉजिटिव में बदलने के लिए अब सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम नहीं करते, इसका उपयोग नहीं करते, ये पुराने समय में होता था। अब हम करते हैं हाइपोविलियन का उपयोग, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग। चलिए, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक तत्वों की पहली बार समझाने योग्य आवर्त सारणी की कल्पना की थी? तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आपको, मेरे को लगता है कि बन जाएगा। इसमें दो चीजें बस बता दूं। 1869 में मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। मेंडलीफ जो है वो एक रूसी व्यक्ति हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एक वर्ड दिया है मैडम क्यूरी। तो कई लोग बोलते हैं कि मैडम क्यूरी वो लेडी है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। ना जी ना, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज नहीं करी थी। मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था 3 लोगों के साथ में। हालांकि मैडम क्यूरी जो है नोबेल प्राइज विनर हैं 2 बार। मैडम क्यूरी को पहली बार नोबेल प्राइज मिला था 1903 में, पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। और ये फिजिक्स की फील्ड में मिला था, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए। असल मायने में रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बैकुरल ने। और हेनरी बैकुरल के दिशा निर्देशन में मैडम क्यूरी ने पीएचडी कंप्लीट करी थी फ्रांस से। तो फ्रांस से डॉक्टरेट पाने वाली पहली लेडी कौन है? मैडम क्यूरी है। आगे चल के मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड अयस्क में से रेडियम निकाला था और ये बात है साल 1911 की। तो साल 1911 में मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड अयस्क में से रेडियम निष्कर्षण किया था और इस चीज के लिए उनको 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। मतलब मैडम क्यूरी को विज्ञान के 2 क्षेत्रों में, फिजिक्स में 1903 में नोबेल मिला और 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल मिला। जॉन डाल्टन के बारे में अभी हमने बात करी कि जॉन डाल्टन जिन्होंने एटम की खोज करी थी,
उनको वर्णांधता बीमारी थी। तो इसलिए आज के समय पे कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टनिज्म के नाम से सारे एग्जाम प्रमोट कर रहे हैं। और अवोगैद्रो वो व्यक्ति है जिन्होंने बताया था कि एटम और एटम मिलकर अणु बनाते हैं। चलिए, तो इस तरह से आज के क्वेश्चंस यहां होते हैं कंप्लीट। अब कल मिलेंगे इसके आगे और क्वेश्चनों के साथ। तब तक नमस्कार।